हेलो बच्चों, आज आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम आज फिर आप लोगों के लिए विज्ञान कक्षा 7 विज्ञान क्लास 7 लेकर आए हैं। बच्चों, विज्ञान क्लास 7 की लेकर आए हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 आपको आज पढ़ाएंगे। चैप्टर 3, ठीक है ना। चैप्टर 3 आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया, फिर उसके प्रश्न उत्तर भी आपको कराए। आज हम चैप्टर, आपको पता है हम इस किताब को पढ़ा रहे हैं, विज्ञान भारती भाग 2, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब पढ़े, ये किताब है बच्चों। इस किताब का ही आज चैप्टर नंबर 3 हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, ये चैप्टर है बच्चों, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम आपको समझाएंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर के बच्चों हम आपको क्या कराएंगे, चैप्टर की एक्सरसाइज यानी अभ्यास भी कराएंगे, अभ्यास कार्य भी कराएंगे। तो अभ्यास 3 है पदार्थ की संरचना। बच्चों, हम लोगों को पता है क्लास 6 में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि पदार्थ की जो संरचना है और जो प्रकृति है उसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली जो उसमें हेडिंग है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात आती है पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ होता क्या बच्चों, हम पदार्थ की बात करेंगे। तो पदार्थ बच्चों जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है और स्थान घेरता है, देखिए स्थान घेरता है मतलब कहने का कि जिस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब पदार्थ हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा ये स्टूल रखा है बच्चों, ये स्टूल है। देखिए, इस स्टूल को यदि हम यह पकड़े हुए हैं तो ये इतना स्थान घेरे हुए हैं और इसमें क्या है बच्चों, भार भी है। देखिए, इसको उठाने में हमको ताकत लगानी पड़ेगी ना, तो भार भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टूल एक पदार्थ है, ठीक है ना। मोबाइल फोन भी एक पदार्थ है, क्योंकि मोबाइल फोन को उठाने में भी ताकत लगती है। हम तो उठा लेते हैं आसानी से, आप भी उठा लेते हो, पर एक छोटा नन्हा बच्चा इसको नहीं उठा पाता, क्योंकि इसका भार जो है वो अभी ज्यादा है उसके लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जिसमें भार होता है और स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। यानी वह पदार्थ यानी द्रव्य, हम पदार्थ बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है बच्चों द्रव्य। क्या हुआ इसका नाम दूसरा? द्रव्य। इसको द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ या फिर द्रव्य जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है बच्चों। हमने आपको बताया था कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां वो 5 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। एक आंख है ना बच्चों, एक नाक है, एक कान है ना, एक जीभ है ना, और 5वीं क्या है? त्वचा। देखिए, आंख के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई स्टूल है तो स्टूल को हम देखेंगे आंख के द्वारा, वो भी क्या है? द्रव्य है हमारा। नाक के द्वारा हम उस चीज को सूंघ सकते हैं, जैसे कूड़ा, कहीं कूड़ा घर है, कूड़े घर में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो वो कूड़ा क्या है, उस नाक से स्मेल आती है कि कूड़ा है, घर में इससे बदबू आ रही है या इससे अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, वो भी द्रव्य है। कान से हम किसी चीज को भी सुनते भी हैं, ठीक है ना। जैसे हम एक रेडियो को सुन रहे हैं कान से, तो रेडियो में जो गाना बज रहा है उसको सुन रहे हैं, पर रेडियो क्या है? द्रव्य है। जीभ से हम क्या करते हैं, जैसे बिस्कुट खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे पदार्थ हैं। त्वचा हमारी क्या है बच्चों? स्किन पे जैसे पसीना आ रहा है ना पसीना, तो हम जो लग रहा है कि हमें गर्मी लग रही है, या फिर हमें स्किन ड्राई है, सूखी हुई है, तो हमें क्या है? ड्राइनेस हो गई है। तो ये सब चीजें हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चों पता चलती है, ठीक। अब पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है बच्चों? जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, हमें पता है। जैसे हम आपसे कहें ईंट है, देखिए ईंट, ठीक है ना, ईंट है, तो ये ईंट जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, उनसे इसको बनाया गया है सांचे में डाल के, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे पकाते हैं। इसको पकाने के बाद फिर धीरे धीरे जो है हमारी ईंट पक के फिर ईंट बन जाती है। तो उससे छोटे छोटे कणों से तो बनी है, यानी कि पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। देखिए, पदार्थ जो होता है वो हमारे छोटे छोटे कणों से बनी होती है। छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। देखिए, जो छोटे छोटे कण है ना बच्चों, इनको हम बोलते हैं परमाणु। आप याद रखिए, या फिर अणु, परमाणु या फिर अणु बोलते हैं, आप इस बात को याद रखिए। परमाणु क्या है?
वो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिससे पदार्थ बनाया गया है, या अणु क्या है, वो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिससे वो पदार्थ बनाया गया है। आपको ये बात याद रखनी है। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। देखिए हमने आपको बताया जो परमाणु हो गया, परमाणु की बात हम बात करें अणु की, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, परमाणु का समूह बच्चों, परमाणु का समूह क्या बनता है, अणु बनता है। ठीक है ना, आपको याद रखना अणु बनता है, यानी परमाणु जो है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जिसको हम अणु कहते हैं। और अणु जो होता है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण के रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। देखिए परमाणु हमारा स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता, पर जो अणु है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। ये आप इसको देख सकते हो, आप अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है ना, रह सकता है, जब स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तो आप उसको आंखों से देख सकते हो, अणु को देख सकते हो, परमाणु को नहीं देख सकते हो। परमाणु जो होता है वो सूक्ष्मतम कण होता है किसी पदार्थ का। ठीक है ना, तो अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, पर ये रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें भाग नहीं ले सकता। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है ना, यानी कि हम बात करें परमाणु और अणु की, तो परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता पर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये हमने आपको समझाया, तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, पहले क्या है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, हम आपको समझा रहे हैं, आपको ये जो है समझ में आएगा पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिए पदार्थ जो है वो तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस, देखिए ठोस, ठीक है ना, ये ठोस के फॉर्म में है। ठीक है ना, इसको हम ठोस कहेंगे, ठोस हो गया। दूसरा जो है लिक्विड के फॉर्म है, ये लिक्विड है, लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है ना, ये हमारे ठोस हैं और ये हमारे लिक्विड हैं यानी द्रव। और तीसरा है गैस। इससे आपको हम कुछ समझाना चाहते थे इसीलिए हमने ड्राइंग बनाई। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो तीन होती हैं, पहली ठोस होती है, दूसरी द्रव होती है और तीसरी गैस होती है। ठीक है ना, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। और बात हम आपको बताते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अत्यंत पास होते हैं। देखिए जिसमें कण जो हैं यानी परमाणु जो हैं वो अत्यंत पास हैं। द्रव में देखिए ठोस की तुलना में द्रव में जो कण है वो दूर है, देखिए दूर है। और गैस में सबसे दूर है, यानी पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अत्यंत पास होते हैं जिसके कारण के बीच अंतराणु स्थान कम होता है। इनके बीच में हम अगर गैप की बात करें, जैसे एक ये है इसके बीच में हम गैप की बात करें तो क्या है, बहुत कम होता है अंतराणु। ठीक है ना, अंतराणु स्पेस यानी गैप या अंतराणु स्थान इसमें सबसे कम होता है। ठीक है, ठोस में। द्रव की बात करें, पदार्थ की द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा दूरी पर होते हैं जिसके कारण के बीच अंतराणु स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। गैस में ठोस द्रव से भी ज्यादा स्थान होता है अंतराणु का। ठीक है ना, स्थान बहुत अधिक होता है। तो आप ये बात समझ गए हमारी बात को। ठीक है, अब हम आप चलते हैं अगली पदार्थ की आणविक ठीक है ना बच्चों, आणविक संरचना। ठीक, तो पदार्थ की जो आणविक संरचना है वो क्या है, आइए देखिए पदार्थ के कण की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होता है। मतलब उनके बल के कारण होता है, दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणु बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, दो जो अणु हैं, दो अणुओं के बीच लगने वाला बल, दो अणुओं के बीच लगने वाला बल बच्चों अंतराणु बल कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतराणुक बल कहलाता है बच्चों, कहलाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। इन दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणु बल कहते हैं। दो अणुओं के बीच लगने वाले
लगने वाले विशेष बल, बच्चों विशेष बल, ये बल की बात जो कर रहे हैं वो विशेष बल होता है। दो अणुओं के बीच लगने वाले विशेष बल को अंतराणु बल कहते हैं, या एक प्रकार का आकर्षण बल है बच्चों। ये कैसा बल है? आकर्षण, यानी इसमें अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल है, ठीक है ना। दो अणुओं के बीच लगने वाले विशेष बल को अंतराणु बल कहते हैं, और ये विशेष बल होता है, ठीक है ना। इस आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। बिल्कुल ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है। बिल्कुल ठोस में हम आपको बात करें, ठोस में अंतराणु बल जो है वो बहुत अधिक होता है, इसकी अपेक्षा द्रव की अपेक्षा, ठीक है ना। और गैस में सबसे कम होता है अंतराणुक बल। हाँ, अंतराणुक बल जो है गैस में सबसे कम होता है। ठोस के अणुओं के आपस में बांधने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। देखिए, जब आप इसको ठोस का जो आयतन और आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार व आयतन इसका निश्चित होता है बच्चों, ठोस का यानी सॉलिड का जो है आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक, निश्चित होता है। द्रव पदार्थ में अणुओं के बीच की दूरी ठोस की पदार्थ की तुलना में अधिक होती है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी अर्थात अंतराणु के स्थान अधिक होने के कारण इसमें अंतराणु आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। इनकी आकृति निश्चित तो रहती है, परंतु आयतन निश्चित नहीं रहता। देखिए, आकार और आयतन, आकार जो है इसमें क्या होता है, इनकी आकृति निश्चित रहती है, आकृति, ठीक है। आकार क्या रहता है? अनिश्चित, आकार अनिश्चित, ठीक है ना। और आकृति निश्चित, आकृति इसमें क्या होती है? निश्चित, ठीक है ना, निश्चित। इसमें बच्चों ये हमारा द्रव में, ठीक है ना, आकार और आयतन निश्चित। और गैस की बात करें तो गैस का जो अंतराणु के स्थान होता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होता है अंतराणु के स्थान। तो अंतराणु स्थान जब ज्यादा होगा तो अंतराणु बल जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है ना। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण गैस के अणुओं के बीच लगने वाला घटक बल का मान नगण्य होता है बच्चों, ठीक है ना। गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार और आयतन वो धारण कर लेती है, बिल्कुल। तो हमने आपको बता दिया ठोस द्रव बता दिया, गैस बता दिया कि गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना आकृति निश्चित होती है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं तत्व और एक तत्व की। जैसे हम आपसे कहें ये हमने आयरन की रॉड ले ली बच्चों, क्या ले ली? आयरन की रॉड, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो है ये क्या है हमारे पास? ये वाटर है, ठीक है ना, यानी ये वाटर है, इसके अंदर लिक्विड भरा है, पानी भरा है, वाटर, ठीक। और ये हमारे आयरन के इसमें एलिमेंट हैं, केवल एलिमेंट किसके हैं? आयरन के, यानी ये ठोस है और इसके आयरन के ही इसमें एलिमेंट हैं। यानी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे कभी किसी भी क्रिया द्वारा अन्य तरल पदार्थों में बदलने की तत्व कहलाता है। यानी कि तत्व जो होता है वो एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है। तत्व जो होता है उसके अंदर जो कण होते हैं वो मूल कण होते हैं उसी पदार्थ के। जैसे हम आपसे बात करें आयरन, तो आयरन जो है लोहे के जो कण होंगे उस लोहे के कण उसके अंदर होंगे, उसमें कोई और अन्य चीजों के कण नहीं होंगे। तो ये हमारा तत्व है। आयरन क्या है? तत्व। वाटर क्या है? ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। जैसे हमें एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं H2O, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? H2O। ये वाटर का फॉर्मूला है बच्चों, रासायनिक फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। तो यौगिक जो होते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन के भी तत्व हैं और ऑक्सीजन के भी तत्व हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व हैं, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलाए गए। देखिए इसमें कैसे मिले हुए, इसमें 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है, यानी निश्चित अनुपात में जब मिलाए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? यौगिक, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु और ऑक्सीजन तत्व के 1 परमाणु को मिलकर जल यौगिक का अणु बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में मेरी बात आई होगी, ठीक है। रसायन की भाषा, ठीक, रसायन की भाषा। तो देखिए रसायन की भाषा क्या है। सबसे पहले तो देखिए हम गणित में जैसे जोड़, गणित है मैथ में आप लोग क्या करते हैं बच्चों? मैथ्स में प्लस का निशान होता है, माइनस का होता है, गुणा का होता है, भाग का होता है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है ना, है ना। ये सब निशान आपने देखे होंगे, मैथ के निशान है। ऐसे ही रसायन में भी निशान होते हैं, ठीक है ना। इसमें होते हैं रसायन में, तो रसायन में जो निशान होते हैं उनकी हम बात करते हैं।
देखिए रासायन में जो निशान होते हैं इन प्रतीकों का प्रयोग पूरे विस्तृत रूप से लिखने के में समय और स्थान बचाने के लिए किया जाता है। जैसे हम आपसे कहें कि ये 5 है, ये 4 है, मान लीजिए 5 बड़ा है 4 से, हमने लिखा, हमने इतना जो है जगह बचा मेरी चली गई, मैं इसको कम कर बस इस निशान लगा दिया। इस निशान का मतलब है 5 इज द ग्रेटर देन 4, 5 इज द ग्रेटर देन 4, यानी 5 जो है वो 4 से क्या है, बड़ा है। ठीक, तो इस तरह से जो हमारे निशान होते हैं, जैसे कि मैथ के निशान हैं, ये निशान हमारे समय बचाते हैं और स्थान बचाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो विशेषकर रसायन विज्ञान में जो है अभी तक जो तत्व खोजे गए हैं, तत्व खोजे गए हैं, आपको याद रखना है, गए हैं वो 118 तत्व है, 118 तत्व, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस है, कार्बन है, सल्फर है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, 118 हैं। आपको बोलोगे सर आपको याद है क्या? हाँ, लगभग सभी याद है। तो मैंने आपको बताया, तो ये जो है 118 तत्व हैं, तत्व इनसे बने लाखों यौगिक हैं। और बच्चों तत्व खोजेगा 118, और यौगिक जो है इनसे जो बने यौगिक हैं वो लाखों यौगिक हैं, क्योंकि तत्व से ही यौगिक बनते हैं। तो इनसे बने यौगिक हैं लाखों। ठीक, याद रखना है इंफॉर्मेशन के लिए। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए रसायन विज्ञान जो प्रतीक है उनका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो तत्वों के प्रतीक की बात करते हैं। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग कर किया था। 1808 में अंग्रेजी रसायन जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया था। मतलब वृत्ताकार के ऐसे बना लो, ठीक है ना, ऐसे पहले सर्कुलर वृत्ताकार बनाने का काम किया, जैसे ऐसे निशान लगा दिया या ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है ना, ऐसे लगा दिया। तो जैसे इसको बोलते थे चांदी है, ऐसे निशान लगाते हैं। ये शीशा है, ठीक है ना, और ये सोना है, ठीक है ना, वृत्ताकार जॉन डाल्टन ने 1808 में बनाया। ये हमारा तो कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इस तरह से सर्कुलर यानी वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। और डाल्टन के द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रस्तावित किए गए हैं जो डाल्टन ने बताया था। एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिनका नाम है जॉन डाल्टन, ठीक है ना, जॉन डाल्टन। इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे बड़ी क्लास में। 1808 में इन्होंने बताया कि रसायन के जो प्रतीक हैं उनको हम वृत्ताकार के रूप में रख के और ये हम लोग जान सकेंगे कि ये हमारा चांदी है, ये शीशा बने वही पीबी लेड जिसे बोलते हैं, और सोना है, कार्बन है, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने बताया। लेकिन इसके पश्चात स्वीडन के जे बर्जीलियस ने सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। यानी जैसे हम कहें कि आपसे हम जैसे कहें कि कार्बन, CARBON लिखा है कार्बन, इसका जो पहला अक्षर है इसी को प्रतीक माना जाए। किसने लिखा बोला? जे बर्जीलियस ने। जे बर्जीलियस एक वैज्ञानिक हैं स्वीडन के, जिन्होंने बताया उन्होंने कि जो हमारा तत्व है, ठीक है ना, जैसे कि उसका जैसे अर्जेंटीना होता है, अर्जेंटीना, तो इसमें जो AG है, ठीक है ना, ये चांदी का प्रतीक हो जाएगा क्योंकि वो पहला लेटर है, ठीक है ना, पहला जो अक्षर है, तो उसको हम ऐसा बोले, ठीक है ना। जैसे कि ऑक्सीजन हम बोलते हैं ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जो सबसे पहला है इसको O, ये ऑक्सीजन प्रतीक हो गया। प्रतीक के रूप में ऑक्सीजन को हम O से दिखाएंगे। किसने कहा? जे बर्जीलियस ने, ठीक है ना। 100 वर्ष बाद उनके सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार अब प्रत्येक तत्व के अंग्रेजी वर्णमाला में एक अथवा दो अक्षरों से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कार्बन का प्रतीक पहला अक्षर C ले लिया, ऑक्सीजन का एक पहला अक्षर O ले लिया, उस तरह से चांदी के एक अक्षर और दो अक्षर जो है मिलाकर उसका उन्होंने बताया कि ये हमारे प्रतीक हो जाएंगे रासायन के, ठीक है, जिससे हमको उनको पढ़ने में आसानी होगी और लिखने में भी कम समय लगेगा और जगह भी कम इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। तो एक ही अक्षर से नाम प्रारंभ होने वाले या दो से अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारण, बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक अक्षर जोड़ प्रतीक निर्धारित किया गया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक। इस तरह से हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, दूसरा लिखा कार्बन, ठीक है ना बच्चों। फिर तीसरा लिखा हमने फ्लोरीन,
UORINE। फिर तीसरा लिखा नाइट्रोजन, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा फॉस्फोरस, PHOSPHOROUS, फास्फोरस। फिर मैंने लिखा सल्फर, क्या लिखा बच्चों, सल्फर। फिर मैंने लिखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया कि जे बर्जीलियस ने सबसे पहले बताया कि जो तत्व हैं उनका जो नाम अंग्रेजी लेटर में, जैसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं, उसका पहला अक्षर ले लीजिए, ये उसका प्रतीक हो जाएगा। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो गया, H। ऐसे कार्बन का प्रतीक क्या हो गया, C। फ्लोरीन का क्या हो गया, F। नाइट्रोजन क्या हो गया, N, पहला अक्षर। फास्फोरस का क्या हो गया, P। सल्फर क्या हो गया, S। और कुछ ऐसे हैं कि जिनके दो ले लिए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम का A ले लिया गया है। तो ये जे बर्जीलियस ने बताया था, लेकिन 100 वर्ष बाद इनकी बात को माना गया और इनकी बात को सारे पूरे देश, पूरे दुनिया में जितने लोग देश हैं, सबने मान्यता दी कि नहीं ये सही है, उन्होंने ये सही बताया है। और यही हमारे बच्चों क्या है, प्रतीक बन गए। आज इन्हीं को पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, ये भी लिख दें तो जहाँ हाइड्रोजन है हम ये लिख दें, तो अंग्रेजी केमिस्ट्री रसायन भाषा में तो ये C कार्बन हो गया, F फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन N हो गया, फास्फोरस E हो गया, सल्फर S हो गया, एल्यूमिनियम Al हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पाए हमारी बात को। अब आते हैं आगे, प्रतीक का महत्व क्या है, तत्व का नाम और तत्व का एक परमाणु। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो तुमने H ले लिया, देखिए हम यदि इतना लिख देंगे तो आप समझ जाओगे, और आप इसमें समय भी कम लगा लिखने में, और जो हमारा कागज या पेपर जिसमें हम लिख रहे हैं उसमें जगह भी कम लगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका हम, इसलिए हम इसको ढूंढ पाए, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलेंगे तत्व का अणुसूत्र। जैसे तत्व है उसका अणुसूत्र क्या होगा, जैसे हम कहें यहाँ H2 लिख दिया हमने, O2 लिख दिया है ना, Cl2 लिख दिया। तो देखिए इसमें जो हम तत्व की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन है, H, ये तत्व है, ठीक है ना, तत्व है हाइड्रोजन का। मैंने बताया था कि आपको थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन न लिखे, सिर्फ H लिख दे तो रासायन में आप समझ पाओगे कि ये हमारा क्या है, तत्व है। लेकिन हमने नीचे H2 लिख दिया, आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे H2 क्यों लिख दिया गया, दूसरे से आपने O2 क्यों लिख दिया गया, Cl2 क्यों लिख दिया गया। बच्चों देखिए एक बात हम आपको बताएं, सबसे पहले हम आपको बताएं यहाँ पर जो दो है, एक H और दो H, दो H को मिलाकर यहाँ पे H2 लिखा गया है, ठीक है ना। और अणुसूत्र की बात करें, हम कर रहे हैं H2 तत्व का अणुसूत्र। तो देखिए जो तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो क्या है, एक तरह से मान के चलिए कि हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 हैं। क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2 हैं। तो मतलब कहने का जो अणुसूत्र होता है हमारा वो H2O2 Cl2, ये हमारे अणुसूत्र है। और जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के ही तत्व, यानी तत्व जो है हाइड्रोजन के ही तत्वों से ही अणुसूत्र बनता है, ठीक। लेकिन यौगिक का जो अणुसूत्र होते हैं वो तत्वों के जो अनुपात है वो निश्चित अनुपात होगा, लेकिन वो 2 से ज्यादा हो सकता है। जैसे हम आपसे कहें यौगिक, तो NaCl हो गया है ना बच्चों, HCl हो गया है ना बच्चों, KCl हो गया है ना बच्चों, हो गया ना, P2O5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए Na सोडियम है, Cl क्या है, क्लोरीन, हाइड्रोजन HCl। तो देखिए ये हमारे जो है तत्व ही है, लेकिन ये एक से ज्यादा है, ठीक है।